हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है M3 मेजर ऑफ मनी सप्लाई। इससे पिछली वीडियोस में मैंने बताया था मनी सप्लाई क्या होता है, M1 मेजर क्या होता है, M2 मेजर क्या होता है और इस वीडियो में मैं आपके साथ बताऊंगा M3 मेजर क्या होता है। ठीक है, अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो पे आ गए हैं तो इससे पिछली वीडियोज़ के लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा M3 मेजर क्या है, इसके कॉम्पोनेंट्स क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस और लिमिटेशंस क्या है। M3 इज अ ब्रॉडर मेजर ऑफ मनी सप्लाई देन M2। M2 से ज़्यादा ब्रॉडर है एज इट इंक्लूड्स सम एडिशनल आइटम्स दैट आर कंसिडर्ड टू बी पार्ट ऑफ मनी सप्लाई। इसमें एडिशनल आइटम्स आ जाती हैं कुछ जो मनी सप्लाई का पार्ट है। तो M3 मेजर का क्या फॉर्मूला बना, M2 मतलब M2 की सारी चीज़ें प्लस लार्ज टाइम डिपॉजिट्स जो ह्यूज FDs की हुई हैं प्लस इंस्टीट्यूशनल मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स प्लस अदर लिक्विड एसेट्स। तो ये सारी चीज़ें M3 का पार्ट बन जाती हैं। तो ये कंपोनेंट है। अगर आपको 1 नंबर में 2 नंबर में आए तो यहाँ तक लिख के आपने खत्म कर देना है। बट अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है 8 मार्क्स 5 मार्क्स तो इसमें इंपॉर्टेंस और लिमिटेशंस डालनी ज़रूरी हो जाती हैं। तो इंपॉर्टेंस क्या है M3 मेजर की? नंबर 1 ब्रॉडर मेजर ऑफ लिक्विडिटी। ये ब्रॉडर मेजर है, ये M1 M2 की तरह थोड़ा नैरोअर नहीं है। M1 तो बिल्कुल ही नैरोअर था। ठीक है, M3 provides a broader measure of liquidity in the economy, including large time deposits. उसमें large time deposits included नहीं थे and institutional money market mutual funds भी डाल देता है कि institutional money market जो बड़े बड़े institutions खुले हैं जो money market में जो investment करते हैं और mutual funds वगैरह वो सारे इसमें डाल दिए गए। वहाँ पे small level पे बात हो रही थी, यहाँ high level large scale level पे बात हो रही है। Next, indicator of monetary policy, very important। M2 भी था तो M3 तो और भी उससे ज़्यादा होगा। M3 कैन बी यूज्ड एज एन इंडिकेटर ऑफ द इफेक्टिवनेस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। M3 को हम देख सकते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी की इफेक्टिवनेस सही तरीके से हो रही है कि नहीं हो रही, मॉनेटरी पॉलिसी फेल तो नहीं कर रही कहीं, वो कौन बताएगा? M3 एज इट रिफ्लेक्ट्स द ओवरऑल लिक्विडिटी इन द इकॉनमी। तो M3 ओवरऑल लिक्विडिटी को बताती है इकॉनमी में, इसलिए M3 एक अच्छा इंडिकेटर है कि मॉनेटरी पॉलिसी कैसे चल रही है इकॉनमी में। नेक्स्ट आ जाता है इन्फ्लेशन फोरकास्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। M3 कैन बी यूज फॉर फोरकास्टिंग इन्फ्लेशन एज चेंजेस इन द सप्लाई मनी सप्लाई कैन इम्पैक्ट द प्राइजेस। M3 को हम जो है इन्फ्लेशन को फोरकास्ट करने में यूज़ कर सकते हैं क्योंकि M3 के थ्रू ही हमें पता लगता है कि जो मनी सप्लाई है वो इकॉनमी में बढ़ रही है कम हो रही है, क्योंकि मनी सप्लाई के चेंज होने से जो है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों होती हैं। अगर मनी सप्लाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, इन्फ्लेशन है, मनी सप्लाई बहुत गिर गई है तो डिफ्लेशन है। समझ के बात, एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड भी इससे रिलेटेड ही है। नेक्स्ट आ जाता है इकोनॉमिक ग्रोथ। M3 कैन बी यूज टू मॉनिटर इकोनॉमिक ग्रोथ एज चेंजेस इन द मनी सप्लाई कैन इम्पैक्ट द इकोनॉमिक एक्टिविटी। M3 मेजर को हम ये भी देख सकते हैं मॉनिटर करने के लिए कि भाई देश में तरक्की हो भी रही है कि नहीं, क्योंकि M3 में क्या है, मनी सप्लाई के ज़्यादा इंडिकेटर्स आ जाते, मतलब मनी सप्लाई के ज़्यादा कंपोनेंट्स आ जाते हैं। तो ज़्यादा मनी सप्लाई होगी तो इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी और ग्रोथ होगी। इस तरीके से भी हम मेजर कर सकते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ को। नेक्स्ट है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। M3 कैन बी यूज टू मॉनिटर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एज चेंजेस इन द मनी सप्लाई कैन इम्पैक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम। तो हमारा जो सिस्टम है, फाइनेंशियल सिस्टम, वो स्टेबल है अनस्टेबल है, उसको चेक करने के लिए भी M3 की जो है हम सहायता और मदद ले सकते हैं। क्योंकि अगर मनी सप्लाई में चेंजेस आता है तो स्टेबिलिटी जो है वो कितनी है वो M3 के थ्रू ही हम मेजर करेंगे। क्योंकि अगर मनी सप्लाई बढ़ जाती है और एकदम से मनी सप्लाई के बढ़ने से डिमांड बढ़ जाती है, एक्सेस डिमांड हो जाती है, उससे इन्फ्लेशन आ जाती है तो थोड़ी अनस्टेबिलिटीज़ आ सकती हैं। ठीक है, सेंट्रल बैंकिंग डिसीजन मेकिंग माफ़ कीजिएगा, सेंट्रल बैंकिंग के जितने भी डिसीजन मेकिंग है वो M3 को देख के ही होते हैं, ज़्यादातर होते हैं। M3 कैन बी यूज्ड बाय सेंट्रल बैंक्स टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस अबाउट मॉनेटरी पॉलिसी इंक्लूडिंग सेटिंग इंटरेस्ट रेट्स एंड रेगुलेटिंग द मनी सप्लाई। तो M3 मेजर को ही देख के जो सेंट्रल बैंक है वो अपने डिसीजंस लेता है, तो वो उसी हिसाब से इंटरेस्ट रेट्स को चेंज करता रहता है और उसी हिसाब से मनी सप्लाई को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, क्योंकि M3 एक बेस्ट मेजर माना जाता है। रिसर्च and analysis. M3 can be used by researchers and analysts to study the relationship between money supply and economic activity. तो जब भी जो रिसर्चर्स हैं और एनालिस्ट हैं वो मनी सप्लाई और जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उनके बीच में जब भी रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करते हैं वो M3 मेजर को अच्छे से पढ़ते हैं, क्योंकि M3 मेजर के थ्रू ही आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या चल रही हैं और मार्केट में मनी सप्लाई क्या है, इन दोनों के बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप बता सकते हो। नेक्स्ट, इंटरनेशनल कंपेरिजन्स कर सकते हो। M3 कैन बी यूज टू मेक इंटरनेशनल कंपेरिजन्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी। एक कंट्री में M3 कितना चल रहा है, दूसरी कंट्री में M3 कितना चल रहा है, उसी के हिसाब से उनकी मॉनेटरी पॉलिसीज़ क्या चल रही हैं और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या चल रही हैं, इसको अच्छे से कंपेयर एंड कंट्रास्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट, असेसिंग फाइनेंशियल कंडीशंस। M3 can be used to assess financial conditions including the availability of credit and ओवरऑल लिक्विडिटी ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम। तो M3 को
मेजर करके M3 को स्टडी करके हम ये अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि ओवरऑल इकॉनमी में लोन्स की अवेलेबिलिटी कितनी है, क्रेडिट की अवेलेबिलिटी कितनी है और लिक्विडिटी है फाइनेंशियल सिस्टम में या नहीं। अगर है तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, मनी सप्लाई बढ़ेगी, डिमांड भी बढ़ेगी, बट अगर लिक्विडिटी कम है तो ये सारी चीज़ें नीचे को जाएंगी और रिसेशन डिप्रेशन भी आ सकता है। नेक्स्ट आ जाता है मॉनिटरिंग मनी वेलोसिटी। मनी की वेलोसिटी, पैसा कितनी तेज़ी से घूम रहा है, इसको हम मॉनिटर कर सकते हैं। M3 कैन बी यूज टू मॉनिटर मनी वेलोसिटी विच कैन इम्पैक्ट द ओवरऑल इफेक्टिवनेस ऑफ द मॉनिटरी पॉलिसी। तो ओवरऑल मॉनिटरी पॉलिसी इफेक्टिव है, इनइफेक्टिव है, उसको देखने के लिए भी हम ये देख सकते हैं कि मनी की वेलोसिटी कितनी है इकॉनमी में, और मनी की वेलोसिटी को हम अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हैं M3 मेजर के थ्रू। तो ये तो होगी इसकी इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट आ जाता है M3 मेजर की लिमिटेशंस। द M3 मेजर ऑफ मनी सप्लाई हैव सेवरल लिमिटेशंस। नंबर 1, डिफिकल्ट टू मेजर, काफ़ी मुश्किल हो जाता है इसको मेजर करना। M3 इज़ डिफिकल्ट टू मेजर एक्यूरेटली। मेजर तो कर लेंगे मगर एक्यूरेटली मेजर करना थोड़ा सा मुश्किल है, एज इट इंक्लूड्स अ वाइड रेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स दैट आर नॉट ऑलवेज ईजिली क्वान्टिफिएबल। इसमें वो सारे के सारे एसेट्स आ जाते हैं जो हर बार हम क्वांटिटी की टर्म्स में नहीं निकाल पाते, इतनी आसानी से क्वांटिफिएबल नहीं होते। तो पहला मेजर मतलब पहला जो लिमिटेशन है, डिफिकल्ट टू मेजर। नेक्स्ट आ जाता है इग्नोर्स नॉन मॉनिटरी एसेट्स। वेरी इंपॉर्टेंट, M3 only includes financial assets and ignores non-monetary assets such as real estate, commodities and physical assets। ये सारी की सारी चीज़ें भी तो assets में आती हैं, ये भी तो लोग खरीद बेच के अपनी मनी सप्लाई को चेंज करते हैं, मगर वो चीज़ें कंसीडर ही नहीं करता M3। नेक्स्ट आ जाता है डज नॉट रिफ्लेक्ट क्रेडिट क्रिएशन। M3 डज नॉट रिफ्लेक्ट द क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस। M3 सिर्फ क्रेडिट क्रिएशन के बारे में बता रहा है कि इतना है, ऐसे है, वैसे है, ओवरऑल प्रोसेस के बारे में ये डिस्कस नहीं करता, विच कैन इम्पैक्ट ओवरऑल लिक्विडिटी इन द इकॉनमी। तो ये जो क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस है डायरेक्टली जो है मनी सप्लाई को असर करता है, थोड़ा बहुत ये बताता है मगर खुल के नहीं बताता प्रोसेस, क्योंकि उससे भी तो मनी सप्लाई असरदार होगी ना। नेक्स्ट, इट इग्नोर्स foreign currency holdings. Very important. M3 only accounts for domestic currency holdings and does not consider foreign currency holdings. ये जो foreign currency holdings है उसके बारे में तो बताता ही नहीं, बल्कि जो foreign currency holdings है वो भी तो एक मनी सप्लाई का पार्ट बन सकता है ना। समझ गए बात। नेक्स्ट आ जाता है मे नॉट बी कंपेरेबल अक्रॉस कंट्रीज। हमने इंपॉर्टेंस में लिखा था एक पॉइंट कि हम मनी सप्लाई, ये जो M3 मेजर है, इससे हम कंपेयर कर सकते हैं इंटरनेशनल कंपैरिजंस के 2 या 2 से ज़्यादा कंट्रीज़ में कितना मनी सप्लाई M3 चल रहा है उसको कंपेयर कर सकते हैं। बट M3 मे नॉट बी कंपेरेबल अक्रॉस कंट्रीज़। जो क्रिटिसाइज करते हैं उसको, उनका ये मानना है बिकॉज ड्यू टू द डिफरेंस इन द फाइनेंशियल सिस्टम्स, इंस्टीट्यूशंस एंड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। तो अलग अलग अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस हैं, अलग अलग फाइनेंशियल सिस्टम्स हैं, 2 कंट्री के अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं जो काम कर रहे हैं, तो हम किस तरीके से 2 अलग अलग टाइप के सिस्टम्स को कंपेयर करें, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। नेक्स्ट, इग्नोर्स अंडरग्राउंड economy. M3 does not account for underground economy which can be significant in countries with large informal sector। तो वो countries जिनमें informal sector या underground sector या under the table sector, illegal sector या फिर unorganized sector काफ़ी ज़्यादा है, उस केस में हम इसको अच्छे से मेजर नहीं कर सकते। समझ गए बात। तो M3 को कैसे मेजर करेंगे, हमें डाटा ही नहीं मिलेगा कि इकॉनमी में असल में कितना पैसा घूम रहा है। मे नॉट रिफ्लेक्ट चेंजेस इन मनी डिमांड। ठीक है, तो M3 को ये कुछ इकोनॉमिस्ट का मानना है कि ये M3 मेजर जो है वो ये नहीं दिखाता कि एक्चुअल में मनी की डिमांड कितनी है। M3 may not always reflect changes in the money demand which can be influenced by various factors such as interest rates, inflation, economic uncertainty, etc. ठीक है, तो ये अच्छे तरीके से डिमांड फॉर मनी को नहीं बताता, क्योंकि जो मनी की डिमांड है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट से भी असरदार हो सकती है, इन्फ्लेशन से भी, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी से भी हो सकती है, कोई कोरोना आ गया, कोई लॉकडाउन लग गया, इससे भी आपकी मनी की डिमांड असरदार हो सकती है। तो मनी की डिमांड को जो है असर करने के कई फैक्टर्स हैं, सिर्फ M3 को कंसिडर नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट आ जाता है कैन बी अफेक्टेड बाय मॉनेटरी पॉलिसी। वेरी इंपॉर्टेंट, M3 कैन बी अफेक्टेड बाय मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजंस सच एज चेंजेस इन रेट ऑफ इंटरेस्ट और रिजर्व रिक्वायरमेंट्स। तो अगर मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट में चेंजेस हो गया तो M3 उसी हिसाब से चेंज हो जाएगा। अगर मॉनेटरी पॉलिसी चाहती है कि मॉनेटरी पॉलिसी चाहती है कि मनी को कॉन्ट्रैक्ट करना है, मनी सप्लाई को कॉन्ट्रैक्ट करना है, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी लॉन्च हो जाती है, तो उस हिसाब से M3 भी कम हो जाएगा एंड वाइस वर्सा। तो M3 जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी के जो डिसीजंस लेती है सेंट्रल बैंक, उससे काफ़ी ज़्यादा असरदार होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, लास्ट पॉइंट, मे नॉट बी रिलायबल इंडिकेटर फॉर इन्फ्लेशन। मतलब इन्फ्लेशन के लिए ये रिलायबल इंडिकेटर नहीं माना जाता, कुछ इकोनॉमिस्ट ऐसा मानते हैं। M3 मे नॉट ऑलवेज बी रिलायबल इंडिकेटर ऑफ इन्फ्लेशन एज changes in the money supply can be influenced by various factors। जो मनी सप्लाई है वो काफ़ी और फैक्टर्स से भी इन्फ्लुएंस हो सकती है, तो सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि
M3 को ही देख के इन्फ्लेशन निकाली जा सकती है। और भी कई फैक्टर्स हैं जिससे इन्फ्लेशन हो सकती है। क्या पता मनी सप्लाई उतनी रहे मगर रातों रात किसी चीज़ की डिमांड बढ़ गई या कुछ हो गया जिसकी वजह से महंगाई बढ़ जाए, शॉर्टेज ऑफ सप्लाई होगी। समझ की बात? आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा M4 मेजर ऑफ मनी सप्लाई, और उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेक केयर, बाय बाय।